क्लास स्टार्ट करके पढ़ा रहा हूं जब तक, तब तक तो ठीक है। अभी मैं क्लास खत्म करके, हाँ जी, मैं क्लास को खत्म करके और सारा कुछ खुला छोड़ के निकल जाऊं बाहर की तरफ, सब कुछ खुला हुआ है एज इट इज। बेटा इधर 2 सीट खाली हैं, वाई आर यू गोइंग इन, लाइक इतना पीछे क्यों, व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं, 2 खाली है। नाम चंदन भैया, और आपका रोहित। ठीक है, अभी जस्ट आना ही हुआ है, पानी वानी लिया? नहीं नहीं, मतलब ऐसे ही। ठीक है, आ गए हो तो फिर आप बैठ जाइए। तो चर्चा इस बात पे चल रही थी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कोर्स है, इसमें कॉस्ट का मतलब क्या है, यही चल रही थी भाई साहब। हाँ बोल दो यार। तो वो कह रही थी जी कॉस्ट का मतलब है खर्चा, और खर्चा हर कोई चाहता है क्या रहे, कम रहे, है ना। अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्लास कॉस्ट की है या टैक्स की है। तो एक्चुअली ये टैक्स की ही क्लास है। लेकिन क्या टैक्स एक कॉस्ट नहीं होती? क्या टैक्स एक खर्चा नहीं है? है। तो इसका मतलब आप सबको पता है कि टैक्स क्या है? सब बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। तो टैक्स का पहली बार आपने नाम कब सुना था? पहली बार कब सुना था पहली बार? आपको पता है, जब आप, जिस दिन आप पैदा हुए थे, द डे केम इन दिस वर्ल्ड, आप उसी दिन से या तो टैक्स पे कर रहे हैं या पे करवा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ऊपर। समझ रहे हो आप? हाँ जी। आप कंजम्पशन करते हो, घर से जब चले तो कुछ सर्विस ली रास्ते में, ली? सड़क यूज करी, करी कि नहीं करी? वो सब अलग कहानी है। सुबह उठ के चाय पी, कॉफी, प्रोटीन, एनीथिंग, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट किया तो डेफिनेटली उसमें कुछ खाया होगा, वो खाया हुआ चीज डेफिनेटली बाहर से प्रोक्योर किया गया होगा, हाँ या ना? प्रोक्योरमेंट उसका बाहर से हुआ होगा तो डेफिनेटली आपने उस पर कुछ पैसा दिया होगा। पैसा दिया होगा तो आप पैसा जो दे के आए होंगे वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दे के आए होंगे। अगर आप सुबह एक ब्रेड भी मांगते हैं तो वो टैक्स पे करने के बाद आप खा पा रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर, ये मैं अपना इसको ना थोड़ा कंसाइज कर देता हूँ और थोड़ा इस डिस्कशन को ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिएगा, आप कॉपी तब करिएगा जब आपको बात मेरी समझ आ जाए कि हाँ सर बात हमें पूरी तरह समझ आ गई, है ना। जैसे आप रजिस्टर में एक स्लाइड कॉपी करोगे, अभी 2 मिनट बाद करिएगा, अभी पहले मैं स्लाइड बना लेता हूं आपके लिए। मैंने पेपर नंबर क्या बोला था ये बताइए? पेपर नंबर मैंने क्या बोला था? 7 बोला था। नाम क्या बोला था? हाँ। वैसे अगर मॉड्यूल के हिसाब से चलोगे तो एक बच्चे ने मुझे बोला था डायरेक्ट टैक्स लॉ और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, है ना। बट हम इसको एक काम करते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं क्या, टैक्स लॉ, है ना। एंड द होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो पूरा का पूरा पेपर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो 3 हिस्से भी 2 में मेजरली डिवाइडेड है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में इस पेपर को हमने डिवाइड किया। पहला पार्ट हमने इस पेपर का क्या रखा, फर्स्ट पार्ट हमने इसका रखा डायरेक्ट टैक्स। क्या रखा? मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि आपको जब टैक्स ही नहीं पता तो डायरेक्ट टैक्स नहीं पता। आप ये प्रिटेंड करते रहें कि मुझे डायरेक्ट टैक्स पता है, लेकिन नहीं पता। और आप कहेंगे तो मैं इस बात को यहां सिद्ध कर दूंगा, इस क्लास में प्रूफ कर दूंगा इस बात को। कितने बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं? रेज योर हैंड प्लीज। मैंने अभी आते ही बोला था शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने आते ही एक बात और कही थी, हर एक गेम के कुछ नियम कानून होते हैं। अब हमारे बीच में ये एक खेल चालू होगा तो इसके नियम कानून, ये क्लासरूम एक प्लेग्राउंड होगा और हम होंगे इसके कौन, एम्पायर। और आप लोग कौन होंगे? तो आप सब कुछ हमारी निगरानी में करोगे? बोलिए भाई लोग, है ना। तो नियम कानून सब हम डिसाइड करेंगे, इधर हम रूल बनाएंगे इधर बैठ के, और उन रूल्स के हिसाब से अगर आप चलते रहे तो आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से अपना रिजल्ट ले आओगे। अच्छा खासा आपका रिजल्ट आता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, तीनों प्रोफेशनल कोर्स में जो मानी जाती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो ये मानी जाती है। आई रिपीट, गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, क्लियर हुआ?
सर्विस सेक्टर में भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? नॉट इवन सिर्फ कॉस्ट, आपका स्कोप बढ़ा के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ले आए गए हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? नाउ यू विल बी एक्ट लाइक एन एडवाइजर टू मैनेजमेंट। बोलिए दोस्तों। तो वंस यू विल क्वालिफाई, है ना, तो आपने अगर अपने इंस्टीट्यूट का लोगो देखा है ना, देखा है लोगो, देखा है इंस्टीट्यूट का, तो वहां छोटे छोटे लाइंस लिखे हुए हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय लिखा है। पढ़ना उसको दोबारा से आज जाके। मीन्स व्हाट? आप सबको पता है, पहली बार नहीं सुन रहे हो ये चीज, राइट? तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप बीइंग अ, आप सिर्फ अपनी कंपनी को बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हो, यू आर ज्वाइनिंग देम एज एन एडवाइजर ऑल्सो। गॉट इट? देख लिया? क्या हुआ, कॉल अर्जेंट है? अच्छा, लगा कॉल को देख के से परेशान सा हो गया एकदम से। ऑल वेल? हाँ। तो अब उसके अंदर, अब जब हम बात एडवाइजरी की करते हैं ना, तो एडवाइजरी की बात करते हैं तो टैक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवाइजरी में। आप चाहे सीए हो या सीएमए हो, उम्मीद आपसे बराबर रखी जाती है। यस, सीएस के पास कुछ अलग पावर है, सीएमएस के पास कुछ अलग स्टैट्यूटरीज पावर है। क्लियर? तो हमारा जो पेपर 7 है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज डायरेक्ट टैक्स, जो कितने नंबर का होगा एग्जाम्स में? 50 मार्क्स का, सब बच्चों को पता है। ओके, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो ना, शर्माने की क्या जरूरत है, जो पता है तो बोलोगे ना। इनडायरेक्ट टैक्स, ये कितने नंबर का है भाई लोग? ये कितने नंबर का होगा? 50 मार्क्स का। लेकिन इसके अंदर दो डिवीजन बनेंगे। एक बनेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक है कस्टम कस्टम ड्यूटी। दो पार्ट्स आपको यहां पर। ऐसा तो तय नहीं हुआ था हमारे बीच में। कहाँ गया? ये सब हैंड राइटिंग मेरी है? नहीं, ये मेरी नहीं है, ये मेरी है। हद हो गई है। क्या करें भाइयों? नया ले लेंगे, कोई बात नहीं, वो तो चार्ट कंप्लीट ही था वैसे हमारा। तो एक पार्ट हमारा क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा पार्ट क्या रहेगा? कस्टम ड्यूटी। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। 50 नंबर का हमें क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, जिसके अंदर दोनों चीजें कवर होंगी। अब भाई पूछेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में अगर दो टैक्सेस पढ़ने हैं तो दोनों का वेटेज क्या है? एग्जामिनेशन में हमारा सिलेबस में कुछ वेटेज तो होगा ना। तो मेरे पास एक स्लाइड है, मैं आपको अभी जाते हुए दिखाऊंगा। वेटेज आपको क्लियरली दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ स्टडीज जो आपकी किताबें देता है उसने क्लियरली आपको वेटेज दिया हुआ है। इनकम टैक्स में आपका सिलेबस अगर हम बात करें, तो सर हमें कितने लेवल तक का इनकम टैक्स पढ़ना है पता होना चाहिए ना हमें। जैसे आप लोग 7th स्टैंडर्ड में थे तो 10वीं का मैथ्स तो नहीं पढ़ा था आपने? बोलिए ना। तो आपको अगर टैक्स लॉ पढ़ने हैं तो आपको किस ग्रेड तक का टैक्स लॉ पढ़ना है? तो क्या आप आज पहली क्लास से ही अपने आप को एडवाइजर समझना चाहते हो, या आज ही एडवाइजर बनना चाहते हो, या इसके बाद फाइनल्स में भी पढ़ना है टैक्स लॉ? फाइनल्स में भी आपको टैक्स लॉ पढ़नी है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे क्या पढ़ाया जा रहा है? फाइनल के टैक्स लॉज का एक हल्का फुल्का ओवरव्यू आपको इंटरमीडिएट में दिया जा रहा है। अब वो उतना भी हल्का फुल्का नहीं है कि इस बार आपको आपको पता है पेन पेपर यूज करके एग्जाम देना है, घर बैठ के तो होगा नहीं इस बार पेपर। तो एक सवाल भाई से तो मैंने पूछ लिया, हालांकि भाई सोच रहा होगा मेरे से ही पूछा, बाकियों के तो मतलब परतें खुलवाई नहीं, मेरे से पूछ लिया। 20 नंबर मेरे हैं चीटिंग के, तो कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं, चंदन भाई साहब से पूछते हैं कितने नंबर आए जो कि हमने इधर उधर से जुगाड़े की यार, इसका क्या होगा। ऑनलाइन पेपर था, वो देखो वो भी कुछ बोलेगा मुझे, क्योंकि इसने सुना, इसने वो तो सुना नहीं था मैंने, क्योंकि लेट आया थोड़ा। तो मैंने ये बोला था कि 3 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसमें एक मास्टर था, बाकी 2 और भी थे। तो कितने नंबर, मतलब कोई नहीं सुन रहा है, मान लो यहाँ पे कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, सबने बता दिया मुझे, और सबसे ज्यादा भाई ने बताया, बोला 150 नंबर, 150 मार्क्स जुगाड़े हैं उन्होंने इधर उधर से। हाँ, बस। क्यों? मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला? आता ही, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं,
आपसे अगर मैं कोई मजाक भी कर रहा हूँ ना तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी पढ़ाई से ही होगा, क्योंकि देखिए मैं कोई कॉमेडियन तो हूँ नहीं, आई एम अ टीचर एंड इक्वली आई एम अ प्रोफेशनल। तो इफ आई एम सेइंग समथिंग तो मुझे पता है कि व्हाट आई एम सेइंग। आपने दो तरह के लोग देखे होंगे अपनी लाइफ में, एक जिनको ये नहीं पता होता कि बोलना क्या है, और एक वो जो बोल के भूल जाते हैं मैंने बोला क्या था। हाँ या ना? तो मैं उन दोनों में से कोई नहीं हूँ, थोड़ा डिफरेंट आदमी हूँ मैं। तो इफ आई अगर मैं कोई मजाक भी कर रहा हूँ ना तुषार भाई आपके साथ, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके कोर्स से और आपकी स्टडी से होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कुछ नंबर इधर उधर से जुगाड़े, बट क्या ओवरऑल पेपर आपको आता था? ओवरऑल पेपर आपको आता था? अगला सवाल बहुत साफ मन से उसका जवाब अपने आप को देना, मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पहले से पता है। आप में से कितने बच्चों ने अपना 100% दिया था इस पेपर के लिए? 100%। आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि एक्चुअली तुम कहाँ स्टैंड करते हो अभी, और अभी हम लोग क्या सीखने बैठ गए हैं। जब आइंस्टाइन से ये पूछा गया ना कि आप तो जीनियस माने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यही तेरी शक्ल ना मेरे एक दोस्त से बहुत मिलती है यार, उसका नाम है परवीन। तेरी शक्ल उससे एकदम डिट्टो, ऐसे मैं जैसे उसका छोटा बचपन का वर्जन बैठा हुआ है लिटरली। मैं तेरे को उसकी फोटो दिखाऊंगा अभी क्लास के बाद यार, बाय गॉड एज इट इज वर्जन एकदम। तो क्या बोल रहा था मैं बाबूजी? आप ही से पूछ रहे हैं, जयपाल बाबू से। क्या बोल रहा था मैं? एग्जैक्टली exactly. वो याद आ गया उनको, बट एक्चुअली मुझे पता था कि हम क्या पूछ रहे थे आपसे। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स, कि अगर हम कहीं एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले गए हैं तो हम कहाँ थे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने इंटरव्यू में जाओगे ना कंपनी के अंदर, तो समझिएगा वहाँ पे आपका इंटरव्यू कोई प्रोफेशनल बैठ के नहीं ले रहा है। वो सब लोग कौन है? वो सब लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वहाँ पे आपका फोकस चेक करेंगे। वो ये चेक नहीं करेंगे यार आपके पास डिग्री है, वो क्या चेक करेंगे आपका? आप क्या जज कर सकते हो यार मेरे सामने बैठ के? बताना जरा, आज कौन हो आप? छोटे बच्चे हो भाई मेरे सामने। मैंने अभी आपको बोला 12 साल छोटे आप मेरे से। क्या जज करोगे आप मेरा? मतलब आई डोंट थिंक सो, जजमेंटल हमें होना भी नहीं चाहिए, है ना? आप यही तो देखोगे ना, हमें सर ने जो बताया हमें वो कितना समझ आया, बोलो ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करूं और आपको समझ ना आए? तो तरीका अगर मेरा सही होगा तो आपको 100% बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? वो ये सब बेसिक बातें आपकी चेक करेंगे और कहीं पे बहुत दूर ले जाएंगे आपको। मैं तो बिल्कुल पास था, वो बहुत दूर ले जाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे हाँ जी हम कहाँ थे। इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि उनको पता है वो कहाँ थे, आपको चेक कर रहे हैं। क्लियर? मेरी बात आपको समझ आई? बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई करोगे तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, you have to be very focused. The level of knowledge is not basic now. Now the level of knowledge has been changed. और level of knowledge कैसा हो गया है? Working. कैसा? Working. तो what is working level of knowledge? What's the difference between basic and working? Do you know that? Working knowledge का मतलब क्या है? मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता हूँ। आपको एक कंसेप्ट पढ़ा दिया मैंने, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता हूँ और आपसे पूछता हूँ इस कंसेप्ट को इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करिए। क्या आप इतना कर पाएंगे? अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपकी वर्किंग नॉलेज कंप्लीट है। बट अगर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखता हूँ और आपसे एडवाइस मांगता हूँ, अभी मेरा 1 मिनट पहले फ़ोन बजा, मेरी मासी के लड़के ने मेरे से पूछा भाई मेरे घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आया है, मैं नोटिस की कॉपी आपको भेज रहा हूँ, मुझे एडवाइस करो कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। बताइए प्लीज़। अगर ये कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ, कंसेप्ट पढ़ा के मैं आपके सामने इनकम टैक्स का नोटिस रख देता हूँ, तो आप कुछ एडवाइस दे पाओगे? तो आपको उस लेवल कुछ ना कुछ नॉलेज तो चाहिए होगा। इंस्टीट्यूट कह रहा है हम आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ कंप्यूटेशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ कंप्यूटेशन मांग रहे हैं। हम आपसे क्लैरिकल काम करवाना चाहते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। ट्राई टू फाइंड आउट गाइज आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है, किस ग्रेड का मैथ्स आपको पढ़ना है। मैथ्स तो हर एक लेवल पे था ना, 3rd क्लास से मैथ्स आपने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो किस ग्रेड तक का मैथ्स आपको पढ़ना है? और ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे हैं ना, हम में से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो टाटा बिरला परिवार से हो, टाटा या बिरला या अंबानी, है ना? हम सबको इस डिग्री की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ हाईली पेड कोर्स।
पैसा मिलेगा आपको, अच्छा पैसा मिलेगा। जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो शायद 1 लाख रुपए के बराबर महीने के आदमी हो जाओगे। ये मैं मिनिमम आपको बोल के चल रहा हूँ। बट फॉर दैट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क। तो ड्यूरिंग द क्लास, हमारी क्लास जितनी भी देर की रहेगी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे कहाँ चाहिए, इधर 100%। आपका फोकस लिखने पे नहीं होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करो। आज प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रही है, पुराने टाइम में हम रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हुआ करती थी। आप अपने दादा पापा जी को देखोगे ना, उनकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। बात समझ आई? वो लोग ना पढ़ के समझते थे। आप क्या करते हो, आप आज पढ़ना पसंद नहीं करते, आज आपने गूगल को रिप्लेस कर दिया है किससे, एग्जैक्टली exactly। और इसका एहसास अभी नहीं हुआ होगा आपको, होगा आगे चल के होगा कि आपसे कितनी बड़ी गलती हुई। आपकी रीडिंग स्किल्स तो खत्म हो गई हैं बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में आपको रीडिंग स्किल्स काम आएंगी कि क्वेश्चन गाना गा के सुनाया जाएगा। बच्चों सब चुप हो जाओ, स्पीकर से क्वेश्चन सुनाया जा रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पेपर हाथ में होगा ना आपके, तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगे, जब आपका फोकस यहाँ होगा। फाउंडेशन 55% बच्चे पास करते हैं बेटा, इंटरमीडिएट 10% बच्चे पास करते हैं। डिफरेंस पता है आपको क्यों है? ये कुछ कारण मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। कि मैंने आते ही आपको बोला 4.5 महीने मुझे आपको पढ़ाना है, बट ये सब बातें मैं आपको डेली नहीं बताऊंगा। गॉट इट? तो आज की क्लास एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरू करते हैं। पहली बार आपने टैक्स नाम का जो ये शब्द है, ये कहाँ सुना था? आज तो पहली बार नहीं सुना होगा, मैं श्योर हूं यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, हमने इस वर्ड को पहले भी कहीं सुना हुआ है, हाँ या ना? और अगर हमें यारदाश्त, क्योंकि देखो अब कई बार क्या होता है ना, वी एक्ट लाइक अ गजनी, तो हमने 11th क्लास में तो पहली बार पक्का पक्का सुना है इसको, हम सब ने पढ़ा है उसको, बोलिए ना। टैक्स को हमने इकोनॉमिक्स में पहली बार 11th क्लास में सुना था। ठीक है बेटा, सबको याद आ रहा है? तो क्या हो सकता है, और जब आपने इसे 11th क्लास में सुना था तो क्या सुना था, क्या समझा था सर, आप बताएंगे, जो आपका ओपिनियन है वो। मैं आपका विचार जानना चाहता हूं, मुझे क्या पता है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो पता होना चाहिए हमें, हम सबको पता होना चाहिए। सोचिए आप, तुषार बाबू, टैक्स का मतलब क्या होता होगा, टैक्स मीन्स व्हाट? अपने हिसाब से हिंदी में बताओ, क्या लगता है, क्या अंदाजा है आपका, क्या होता होगा टैक्स? हम्म, ठीक है। यार आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं बता पाओगे मुझे। सर कह रहे हैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। आप इन सब के पीछे कारण जानना चाहते हो ना, कि क्या कारण है, क्यों है, मतलब जानना चाहते हो ना ये सब आप? डिटेल में जाना है ना हमें, तो ये सब समझना पड़ेगा हमें कि क्यों है ऐसा। देखिए हम बीकॉम लेवल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लिमिटेड बीकॉम का क्या रहता है हिसाब किताब, लिमिटेड स्कोप रहता है। पिछले 10 साल के पेपर में से ही क्वेश्चन पेपर बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूरी तरह टेस्ट करेगा। सर पूरी तरह टेस्ट करने का मतलब है आपको ऐसे पकड़ के ना, और खूब ऐसे ऐसे जोर जोर से हिलाएगा। तो अगर आपकी बुनियाद मजबूत है ना, तो कोलैप्स नहीं होने वाले हो आप लोग। मेरी बात आपको समझ आई? अगर आपकी फाउंडेशंस में प्रोफेशनल्स बैठे हैं ना, तो आप मजबूत रहोगे, एग्जाम्स में हिलोगे नहीं वहां से। अदरवाइज वो ऐसे ऐसे हिला हिला के आपको नीचे फेंकता रहेगा बार बार। और आप शायद मेरा मतलब समझ रहे हैं, नीचे फेंकने का क्या मतलब है ना? बोलिए ना। CMA की फुल फॉर्म चेंज हो जाएगी, कम एंड मीट अगेन। बोलिए भाई लोग। कब? जब आपकी फाउंडेशन वीक है, तो वापस से भाई साहब के पास आते हैं, मास्क वाले भैया के पास। जी, टैक्स। मैं ऐसे ही थोड़ा पसंद करता हूँ यार, मतलब ये मेरा अपना तरीका है काम करने का। जी, क्योंकि मैंने आते ही कहा यू गाइस आर बडिंग प्रोफेशनल्स। तो बडिंग मतलब यहाँ तक पहुँचे हो तो कुछ करके ही पहुँचे होंगे ना, अच्छी खासी अचीवमेंट है आपके पास, मतलब फाउंडेशन की डिग्री है आपके पास। तो अब दो प्रोफेशनल्स जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए कि वन वे होना चाहिए?
टू वे होना है, मजा तो तभी आएगा ना कि टू वे होगा, तभी तो मजा आएगा। वन वे में क्या मजा आएगा कि जो मैंने बता दिया वो तुमने सुन लिया, मौज मस्ती हो गई, मजा बढ़िया, चलो चलते हैं ना। कैसी रही क्लास? ठीक रही। क्या ठीक रही? जी साहब। ठीक है, मतलब कोई जज नहीं कर रहा है आपको, मुझे पता है, मैं जानना चाह रहा हूं बस आपसे कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में। लाइव में भी एक बच्चा बैठा है, वो भी जवाब दे सकता है। जी सर, चंदन बाबू। कारण बता रहे हो, ये बता रहे हैं कि टैक्स क्यों लिया जाता है, मैं पूछ रहा हूं टैक्स होता क्या है, ये लिया क्यों जाता है, तो मैं फिर उस पर बात दोबारा करूंगा। तो टैक्स का मीनिंग अगर कोई और बताना चाहे, मोस्ट वेलकम। मैडम आप। एक तरीके का एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस है, आप टैक्स को एक तरीके का एक्सपेंस मानते हो। शी इज समवेयर, बहुत क्लोज पहुंच गई वो लड़की, लेकिन उसके इस स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो मैं आपको टैक्स का डिक्शनरी मीनिंग बताता हूं क्या है। जब हम टैक्स को डिक्शनरी में ढूंढने जाते हैं, कोई भी चीज जिसका मतलब हमें नहीं मिल रहा होता, तो हम कहां जाते हैं? देखो आप लोग तो अब इंटेलिजेंट हो, सबके पास स्मार्टफोन है। हमारे ज़माने में स्मार्टफोन नहीं होते थे यार, आज से मतलब वो जो टाइम था ना, 15 साल पहले लगभग, तो तब स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। तो जब हम लोग इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते थे ना, तो हम लोग डिक्शनरी ढूंढते थे, ना कि गूगल ढूंढते थे। बात समझ आ रही है? तो अब डिक्शनरी मीनिंग में अगर जा रहे हैं इसके, डिक्शनरी इज द सोर्स। गूगल का सोर्स भी क्या है? डिक्शनरी है ना। तो सारी चीजों का सोर्स क्या हुआ? डिक्शनरी हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टैक्स का मतलब क्या है, तो टैक्स का मतलब सिंपली आप कहोगे एक चार्ज है। क्या है? एक चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ चार्ज? तो ही इज राइट, ही सेड सर एक एक्सपेंस है ना। अब चार्ज की कुछ नेचर होती हैं, हर एक चार्ज की कुछ नेचर होती हैं। एक एक कंपल्सरी, और दूसरा वॉलेंट्री। है ना। इसने कहा चार्ज मतलब एक खर्चा, एक एक्सपेंस। तो मैंने कहा इसकी कुछ नेचर होती हैं, हो सकती हैं नेचर हो, एक कंपलसरी नेचर का होता है और एक वॉलेंट्री नेचर का होता है। गाइस वॉलेंट्री का मतलब होता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बोलो ना बच्चों। एंड व्हेन इट्स कम टू कंपलसरी, इट मींस दैट, इट मींस व्हाट? देयर इज नो अदर ऑप्शन दैट यू हैव टू पे। यानी कि समवन इज देयर टू इम्पोज दैट कंडीशन एंड दैट कंपल्सन। यानी कि हम दो के अलावा यहां कोई तीसरा भी है। एक आप हैं, एक मैं हूं, और एक तीसरा भी है। तो चंदन बोलेगा कैमरा है। नहीं, कैमरा नहीं है। तीसरा कौन है? हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा टैक्सेस आर द कंपल्सरी चार्ज। टैक्सेस आर द कंपल्सरी चार्ज। सो ये कंपल्सन आपके ऊपर कौन लगा रहा है? ऐसा कोई जिसकी बात आप टाल नहीं सकते। सरकार की बात आप नहीं टाल सकते। लेकिन सरकार की बात आप क्यों नहीं टाल सकते? क्या हम सरकार की बात नहीं टाल सकते? टाल सकते हैं। लेकिन सरकार की बात हम कब नहीं टाल सकते, ये जानना पड़ेगा। मैंने एक सवाल पूछा, आप किसकी बात को नहीं टाल सकते? उसने कहा गवर्नमेंट की बात को नहीं टाल सकते। मैंने कहा टाला जा सकता है, ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हम टाल सकते हैं। लेकिन कब ऑप्शन नहीं होते? व्हेन देयर इज अ कंपल्सन। अगेन क्वेश्चन वहीं आके खड़ा हो गया, व्हाई इट इज कंपल्सरी। तो कोई भी चीज हमारे लिए कंपल्सरी क्यों है? तो आपने बचपन में जब सीए फाउंडेशन में, आप सीएमए को सीए फाउंडेशन भी बोलते हैं, फाउंडेशन लेवल पे जब आप लोग रहे थे, तो वहां पे आपने लॉ का एक सब्जेक्ट पढ़ा था क्या? तो लॉ वाले सर ने आते ही एक बात डेफिनेटली कही होगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैव नो एक्सक्यूज। कितने बच्चों ने ये बात सुनी थी? देयर इज अ लॉ। ठीक है। तो अब मान लीजिए ये हमारा लड़का है, नाम बताओ फिर से। हाँ हाँ, अरे यार, अमन भाई। तो अमन भाई
अभी नई नई एक बाइक ली, बिल्कुल नई, फाउंडेशन पास हुए हैं ये, तो कौन सी बेटा, कौन सी बाइक ली? स्प्लेंडर, नई बाइक इन्होंने निकलवाई, बिल्कुल बढ़िया। और उस पे ये शाम को आइसक्रीम खाने निकले, तो स्प्लेंडर पे 2 लोग आते हैं, ठीक है। तो आगे वाले आदमी ने हेलमेट लगा रखा था, पीछे वाले ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, ये जुल्फें दूर तक उड़ रही थी उनकी, और स्प्लेंडर बड़ी स्पीड पे थी। तो आगे नीली वर्दी में एक भाई साहब ने इनको, हाँ उत्तर साइलेंसर पा जरा साइड आ, तो बुलाया इसको, हेलमेट क्यों नहीं है? कहता जी इतना बड़ा दिख नहीं रहा आपको? कहता नहीं, पीछे। हेलमेट नहीं लाई? मैडम बोली, बोला था तूने हेलमेट लाने को है? मैं तो बोल के आई हूं अकाउंट्स की क्लास में जा रही हूं, है ना? तू बोला आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो मैं तो कॉपी लाई थी घर से, हेलमेट थोड़ी लाई थी। बोली अंकल इसी की गलती है, बताया नहीं इसने। बोला नीचे आ जा भाई, चालान कटेगा। निकाल 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए का चालान कटेगा। कागज है तेरे पास? अब कागज कहां से आएंगे, लाइसेंस भी नहीं है भाई के पास, तो और घबरा गया नहीं। और अल्टीमेटली ऐसे मोमेंट में अंकल बड़ी एडवांटेज ले लेते हैं सिचुएशन की, बोला पापा का नंबर दे। अबे यार, अब पापा को भी पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रेशर बन गया। अब अमन बोला यार रिक्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैसे जो है जेब में वो 500 हैं, और 2 आइसक्रीम आनी है 250-250 की, यार क्या करूं यार। अंकल गलती हो गई, माफ कर दो। कर देंगे क्या अंकल माफ? सोचिएगा जरा, कर देंगे क्या? हा? नहीं लीगली चलो यार, लीगली कर देंगे क्या माफ? क्राइम किया है ना, कानून तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? हमारे यहाँ एक कानून बना हुआ है, हमारे यहाँ क्या बना हुआ है? एक कानून बना हुआ है। मैं इस वर्ड पे बात कर रहा हूं कि ये कंपलसरी है, तो कंपलसरी होने के पीछे कारण क्या है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा बात को इधर आपसे, कि जोड़ूंगा इस चीज को। ऐसा नहीं है कि बाहर निकलते भूल जाओ, लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, इस तरीके से जोड़ देंगे हम इस बात को, ठीक है। तो क्या इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैविंग एनी एक्सक्यूज? कोई बहाना चलेगा? कोई अकड़ चलेगी? नहीं चलेगी साहब। आपने गलती की है एंड आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एंड देयर इज अ पेनल्टी फॉर दैट। बोलिए साहब, इफ आई एम सेइंग टैक्सेस आर कंपल्सरी, देन इसके पीछे, इस वर्ड के पीछे कोई तो कहानी होगी, है ना? तो आप मुझे एक बात डेफिनेटली यहां पे कहोगे, सर ये कंपलसरी इसलिए है क्योंकि इसके लिए क्या है, एक, क्योंकि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो जैसे ही मैंने लिखा ना टैक्स लॉ, तो वो समझ जाते हैं कि ये एक तरह का कानून है, लॉ है। बट मेरी बात यहां से शुरू नहीं होती, इसके भी पीछे से शुरू होती है। अगर ये लॉ है तो कुछ तो इसके पीछे और भी होगा। तो अब ढूंढिए सभी लॉ का सोर्स। इट इज अ लॉ। कौन सा लॉ? रेवेन्यू लॉ। इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो वी कॉल इट रेवेन्यू लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। वो दीदी तो कह रही थी खर्चा, तो खर्चा आपका, मैं सरकार हूं मान लीजिए, और आप देश की जनता। मैं आप पे, आपके ऊपर टैक्स चार्ज करता हूं मान लीजिए, तो आपसे टैक्स लेता हूं, बोलिए, तो लेता हूं तो आपसे मुझे आता है पैसा, तो मेरी इनकम आपका खर्चा। इज इट क्लियर? मेरी इनकम है और आपका क्या है? खर्चा है। एग्री करते हो ना इस बात को आप? तो मैंने कहा इट इज अ रेवेन्यू लॉ, मींस इट इज प्रोटेक्शन फॉर द रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू मतलब हम कोई भी लॉ बना रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो सरकार अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बना रही है? लॉ बना रही है। अभी तक आपने सुना होगा गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सुना? अरे बोलो ना, सरकार लॉ बनाती है। आई हैव टू करेक्ट यू, सरकार लॉ नहीं बनाती, सरकार लॉ चलाती है। चंदन साहब,
समझ आई बात? सरकार लॉ नहीं बना सकती, लॉ को चलाने का काम उनका है, बनाने का काम उनका नहीं है। बनाने का काम किसका है? अभी लॉ की क्लास करी आपने बस 1 मिनट पहले, बोलो। सर मैंने तो करी नहीं, तो किसी ने तो करी होगी। अब सुनेंगे आपकी वो बात, हम सुनना चाहेंगे, ऐसे थोड़ी पूरी बैठक बैठती है। आओ भाई आओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, है मोदी जी ने ऐसे फोन किया, उठा के ऐसे कॉल किया, अमित जी फ्री हैं आप, हैं? तो अमित जी बोले हाँ 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 बिल्कुल फ्री हूं सर, बताइए बताइए ना। बोला राजनाथ जी को भी जोड़ लो, है? फिर राजनाथ जी को जोड़ लिया कॉल पे, बोला मैडम को जोड़ लो, निर्मला सीतारमन जी को। ऐसा थोड़ी होता है बाबू कि बैठक बैठती है, देयर इज अ सिस्टम। यस आई विल टेल यू द प्रोसीजर, या तो यू विल टेल मी द प्रोसीजर, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट कि आज की क्लास में तो सब्जेक्ट से जान पहचान होगी आपकी, ये कहानी है क्या, है ना? देखिए भाई ऐसा है, जब भी इतिहास ढूंढा जाता है ना, तो ऊपर जो है वो नहीं देखा जाता, कहां जाया जाता है? बोलो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप जो चीज आज यहां बिल्ड करना चाहते हैं ना, उसमें एक्सेलेंस आपके पास फाइनल करने के बाद आएगा। हुँ? लेकिन पहले ये तो समझ लो, जो आज तुम्हें दिख रहा है वो आया कहां से? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, 1 सेकंड में स्क्रीन शो हो जाएगी, बस 1 सेकंड दे दो मुझे आप। ये लो, दिख गई स्क्रीन आपको? दिख गई? ये बोलो यस सर दिख गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं आपको भाई बाबूजी, आया कहां से ये सिस्टम? तो क्या सभी लॉ के सोर्सेज आप मुझे बता दोगे बाबूजी? हमारे जितने भी लॉ हैं उनके सोर्सेस क्या हैं? सोर्स का मतलब क्या हुआ गाइस? सोर्स, अगर हम बात करें किसी भी लॉ का सोर्स, ये एक लॉ है, आप सब जानते हैं, ये क्या है? एक लॉ है। मैंने अभी आपको बोला कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लॉ है क्योंकि ये इसीलिए कंपलसरी है। अब सवाल आया कि कोई भी लॉ का सोर्स क्या है? पार्लियामेंट लॉ का सोर्स नहीं है। सोर्स पूछा है मैंने, स्रोत। हाँ बेटा, समाज लॉ का सोर्स है, वो लॉ बन जाते हैं। ये थोड़ा सा आप ना, थोड़ा सा आप आ तो सही रहे थे, बट थोड़ा सा गलत कट ले लिया आपने, क्योंकि किसी भी एथिक्स से ऊपर हमारे यहां पे हमारा संविधान है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है इस देश में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सोर्स। किसी भी लॉ का सोर्स क्या है हमारा? हमारे यहां पे जितने भी क्या है लॉ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है भी कि नहीं। बोलिए ना भाई लोग। तो मैंने कहा इट इज अ लॉ, तो यू हैव टू चेक इज दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल। There are two type of things. One is constitutional, another is ultra virus. जब हम किसी भी इस तरह की कानून को चेक करते हैं ना संवैधानिक तरीके से, तो एक निकलता है संवैधानिक, एक निकलता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। यानी कि जिसके लिए संविधान क्या नहीं देता? परमिशन। तो मैंने कहा कोई भी लॉ का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप भी तो आज क्या पढ़ने जा रहे हो? आप भी तो आज क्या पढ़ने जा रहे हो बताओ ना? टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हो कि नहीं? तो अगर आप टैक्स लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड नहीं देखोगे तो सही पढ़ोगे कि गलत? गलत पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड तो समझना पड़ेगा ना भाई लोग, हाँ या ना? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? अब जब बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से शुरू हुई, तो क्या यहां पे थोड़ी बहुत तारीफ हमारे संविधान की नहीं होनी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता? बड़ी मेहनत से संविधान बनाया गया,
तो संविधान की थोड़ी बहुत तारीफ तो होनी चाहिए। तो आप अपने संविधान के बारे में क्या जानते हो बेसिक? ऐसा मैंने कोई सवाल नहीं पूछा जो आपको बचपन में ना बताया गया हो। मैं ये भी क्लियर कर दूं, आप कहीं बाद में बोलो कि ऐसे सवाल पूछे जो हमें आते नहीं थे, कल बताएंगे, कल सारा पढ़ के आएंगे। मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो आपको नहीं आता। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपने 7th क्लास में पहली बार जाना था। 7वीं के नीचे में जाना नहीं चाहता, क्योंकि 7वीं के नीचे बच्चा बच्चा ही होता है। 7वीं के ऊपर तुम थोड़ा इधर उधर देखना शुरू कर देते हो, मतलब दिमाग लगाना शुरू कर देते हो। मैं यही बोल रहा हूँ, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं सोचना है। हाँ हाँ, मतलब 7वीं के बाद संभल जाते हैं ना हम लोग, नाम याद रहने लग जाते हैं, उसका नाम क्या था, आगे से तीसरी सीट पे जो बैठता है, मतलब क्या नाम है उसका। समझ गए ना मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? हाँ गुड। तो समझिए मेरी बात को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सर ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कितने पन्नों में लिखा गया पता है? 13,000 पन्नों में लिखा गया भारत का संविधान। अब एक बच्चे ने एक दिन मेरे से पूछा, सर ऐसा क्यों? पीछे से एक दूर से एक बच्चे ने जवाब दिया, अभी तक तेरे को समझ नहीं आया है? वी आर इंडियंस, हम कोई भी बात डायरेक्टली और सीधे सीधे नहीं बोल सकते। हमें बातों को क्या करने की आदत है? गोल 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 गोल। सबसे ज्यादा जलेबी कहाँ खाई जाती है? हिंदुस्तान में। क्योंकि जलेबी पसंद किसको है? हिंदुस्तानियों को सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों भाई? तो संविधान भी देखो ना कैसे घुमाया। 13,000 पेजेस का बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए। तो क्या हमारा संविधान इस तरह के कुछ सोर्सेज अपने पास रखता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी लॉ के सोर्सेज मेंशन्ड हैं। तो आपका लॉ क्या है? टैक्स लॉ। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका सोर्स क्या है। तो आपने कहा था टैक्स एक तरह का कर है, एक तरह का चार्ज है जो हमारे ऊपर लगाया जाता है। फिर मैंने पूछा कौन लगाता है? तो बच्चों ने कहा हमारे हिसाब से गवर्नमेंट लगाती है। सोचिए, अगर गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल करने वाला पीछे ना हो तो क्या हालत कर देगी सरकार तुम्हारी, तुम इसका अंदाजा नहीं है। अगर सारे अधिकार सरकार को दे दिए जाएं तो क्या हालत करेगी गवर्नमेंट आपकी, आपको पता है। तो क्या गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसा कर सकती है जो उसकी अथॉरिटी में ही ना हो? बोलिए भाई लोग। मुझे लॉ पढ़ाने यानी कि टैक्स लॉ पढ़ाने की अथॉरिटी है ना, या मुझे कंपनी लॉ पढ़ाने की भी अथॉरिटी है? मुझे ये अथॉरिटी ही नहीं है, तो क्या मैं वो पढ़ा सकता हूं? नहीं। बोलो भाई लोग। अब इंस्टीट्यूट ने मुझे एक अथॉरिटी दी है, जी आपकी अथॉरिटी में टैक्स लॉ आता है, तो मेरा क्या मतलब है अकाउंटिंग से भाई? मेरा क्या मतलब है कंपनी लॉ से? मेरा मतलब सिर्फ इसी से है ना। तो सरकार की भी कुछ अथॉरिटीज होंगी, सरकार के ऊपर भी कोई होगा। और अगर सरकार फ्री है, सब कुछ सरकार कर सकती है, तो फिर तो जीने भी नहीं देगी आपको। सोचो, रात के जब 8 बजते हैं तो कितनी घबराहट होती है आज भी। नवंबर 2016 याद है? आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। भारत का प्रधानमंत्री टीवी पे आके, नेशनल टीवी पे आके अनाउंसमेंट करके चला जाता है। सोचिए भाई लोग, यहां अगर आपने उन्हें टैक्स लगाने की इतनी पावर दे दी होती तो रोज रात के 8 बजे तुम नई बात सुना करते कि नहीं सुना करते हैं? आज से चलने पे टैक्स लग गया, कल से हंसने पे लग गया है। कितनी तरह के टैक्सेस होते भाई लोग। अरे बोलो ना, मैं भड़का नहीं रहा हूं तुम्हें, मैं कह रहा हूं सोचो। तो क्या सब कुछ सरकार के हाथ में है? नहीं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ कहां लिखा है? संविधान, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। तो क्या संविधान के ऊपर सरकार है? तो कोई भी लॉ अगर आया है तो वो कहां से आया है? संविधान से। और संविधान में जो मुद्दे हैं हम उनको क्या कहते हैं? आर्टिकल। क्या कहते हैं हम उनको? आर्टिकल। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, आर्टिकल वर्ड भी आपने बहुत बार सुना है। तो 448 आर्टिकल हैं। इन 448 आर्टिकल, अब ये सब कुछ आप भूल जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है 265। क्या कहता है? आर्टिकल 265 कहता है इस देश में ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता ना वसूला जा सकता। यस, इस देश में ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता ना कोई टैक्स वसूला जा सकता। मेरा भाई बहुत खुश हो गया, कहता ये तो फिर ब्लंडर चल रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट भी ले रहे हैं इनडायरेक्ट भी ले रहे हैं, नाटक बना रखा है, डंडा लाओ उठा के है।
सर ने बोला ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता ना कोई टैक्स वसूला जा सकता। मेरी बात पूरी नहीं हुई भाई, अभी बात पूरी अब होगी कॉमा के बाद। जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी ना हो, जब तक आपके पास क्या ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो। अंग्रेजी में अगर बात करें तो नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड, नो टैक्स शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड फ्रॉम दिस कंट्री एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि एक्सेप्ट के बाद जो लिखा है अगर वो नहीं है अथॉरिटी, इसकी अथॉरिटी ऑफ लॉ है ना। तो अगर लॉ से अथॉरिटी नहीं है तो पहली लाइन का कोई मतलब नहीं। तो आर्टिकल 265 में भी टैक्स को डिफाइंड नहीं किया गया। तो टैक्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? टैक्स का भी मीनिंग जानना है आपको? सोचिए टैक्स का मीनिंग आज तक क्यों नहीं लिखा इन्होंने किसी कानून में? क्योंकि हम लोगों को कानून तोड़ने की आदत है। अब हम इस बात पे दिमाग लगाते, अगर ये टैक्स का मीनिंग ही लिख देते ना कहीं पे, तो हम लोग इस बात पे दिमाग लगाते बीइंग अ प्रोफेशनल कि कैसे इस टैक्स की डेफिनेशन से हम बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको लिखा ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है खुला छोड़ दो इसको। टैक्स का मतलब सिंपल एक चार्ज है, कर। और कर प्रणाली आज से नहीं है, ये प्रथा तो कब से है। राजा महाराजा चले गए, आए ना, फिर कौन आए? अंग्रेज आए, आए ना, अंग्रेज भी चले गए, और फिर क्या आई? लोकतंत्र आया, और आज भी ये चल रहा है। तो ये तो कब से चल रहा है? आज से चल रहा है क्या? तो बहुत टाइम से चल रहा है। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट सेपरेटली आपको बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बट अभी आप ये समझिए कॉन्सेप्ट इज समहाउ डिफरेंट। कॉन्सेप्ट का मतलब ये मतलब किसके दिमाग में ये आया कि ये किया जाए, तो वो अभी इसी से कनेक्ट करूंगा मैं बात आपको। तो क्या मेरी बात आपको समझ आई कि 265 का एक अपना रेलेवेंस है? क्या कहता है 265? नो टैक्स शैल बी लेवीड, नो टैक्स शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड इन दिस कंट्री एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। भाई जब भी मैंने बात करी ना लॉ की, जब जब हम कहते हैं लॉ, तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एन, क्योंकि बिना एक्ट के तो लॉ हो ही नहीं सकता। एनर्जी नहीं है यार आप में, थक गए हो क्या? मजा नहीं आ रहा? बात समझ में नहीं आ रही बाबूजी को? आ रही है पक्की बात? नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। क्या बिना एक्ट के लॉ हो सकता है? बोलो। यानी कि मैंने आपको एक बात कही, अगर लॉ है ना तो क्या होगा? एक्ट होगा। क्योंकि अगर एक्ट नहीं है तो बात हम लॉ की कर ही नहीं रहे। तो क्या बोले, ऊपर से क्या मैसेज आया था? 265 ने क्या कहा था? अगर आपको टैक्स चाहिए तो क्या कर लो? लॉ बना लो। और मैंने क्या कहा? अगर लॉ है तो एक्ट होगा। बोलो भाई लोग। तो फिर एक काम करो मास्टर जी, लगे हाथों बताते चलो कि एक्ट कौन से हैं। तो सिलेबस में क्या पढ़ना था? तीन बातें, तीन बातें सिलेबस में पढ़नी थी। याद करिए फर्स्ट स्लाइड मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्स लॉ, बोला था। अब टैक्स के साथ लॉ जोड़ना शुरू करो। और डायरेक्ट टैक्स लॉ में आपको कौन सा एक्ट पढ़ना होगा भाई लोग? इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। गुरुजी ये तो बता दो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? बताऊंगा जी, सिद्ध करूंगा। सर हमें पता है, आप क्या बताओगे? वो टैक्स जो डायरेक्टली दिया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और बेटा अगर इतनी बात करके आप समझ जाओ तो फिर फायदा क्या है कोचिंग क्लास लेने का? फिर तो एक फ्री की यूनिवर्सिटी है जहाँ फीस भी नहीं लगती, रिचार्ज ही तो कराना पड़ता है। हाँ, एक रिचार्ज 400 रुपये का कराना है बस। बट वो रिजल्ट की गारंटी नहीं देती। कभी गाइडलाइंस पढ़ी है यूट्यूब की अकाउंट बनाने से पहले? कहते हैं जी हम इस कंटेंट के जिम्मेदार नहीं है कि कल आप यहां से पढ़ो और मुकदमा हमारे पे कर दो। बात समझ आई? फिर मुकदमा तो तुम मेरे पे भी नहीं कर सकते, आया ना। वहां तो अभिव्यक्ति की आजादी है, ज्ञान का महान सागर है, और आप
खोए हो उस सागर में? बोलिए ना दोस्तों, मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, हम भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो यहाँ बैठ के सीख पा रहे हो, क्या वहां सीख पाते हो? क्या वहां उतना फोकस रहते हो? सवाल यही आता है। हाँ जी साहब। टोटल कुरुवंश में 106 राजकुमार थे। कितने? 106 राजकुमार थे। एक को हटा दो तो कितने हुए? 105। क्या 105 के 105 घर बैठ के पढ़े थे? उस टाइम पे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे था साहब, एक तीर में से 1 लाख तीर निकलते थे। मेरे भाई का चेहरा दिख गया, मुझे मजा ही आ गया, भाई गॉड, भाई वाह, दिल जीत लिया। भगवान ने इतना अच्छा चेहरा दिया, काहे को छुपाता है मास्क मेरे? हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो मैं क्या कह रहा था, आना पड़ा था ना। ये वैल्यू है, आप सामने बैठे हो, हम समझ पा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। तो पहले एक्ट का नाम क्या हुआ? इनकम टैक्स एक्ट। सर ये कब बनाया गया? बाबू 1961 में कहते हैं ये लोग, हमने बनाया था। कौन लोग कहते हैं सर? बताऊंगा कौन है, किसने बनाया था ये भी बताऊंगा। लेकिन तुम्हें ये तो समझ आ गया कि इस एक्ट का जन्म कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो गलत कैसे हो सकता है? हाँ या ना? उस पर बात करूंगा। पहला एक्ट हो गया। दूसरा एक्ट जीएसटी एक्ट। एक्चुअली जीएसटी एक्ट नहीं, एक्ट्स हैं। व्हेन विल कम टू द सिलेबस तो आप ध्यान रखिएगा, ये 2 अलग अलग पेपर हैं। इंस्टीट्यूट ने डाला एक में ही है, और आप सब अवेयर होंगे ओल्ड कोर्स में ये 2 अलग अलग हिस्से थे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर इन्होंने कंसाइज कर दिया इसको कि थोड़ा सिस्टमैटिक कर देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं सिस्टम को थोड़ा, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक में डाल दिया। तो ये जीएसटी एक्ट्स है, एक एक्ट नहीं है, एक्ट्स हैं इसके अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉज हैं। ओके, एंड इट इज येट टू बी क्लैरिफाइड। जब हम जीएसटी के डिस्कशन में आएंगे तो वो बहुत अच्छे से मैं आपको ये वाली बात दोबारा याद कराऊंगा कि मैंने आपको बचपन में ये बात कही थी। अभी तो मैं तुम्हें एक्ट्स की बात कर रहा हूं, और एक एक्ट कहां है? उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। हाँ या ना? अब इस पे भी मुझे आपसे चर्चा करनी है कि ये कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है। आपको सिर्फ इतना पता है कि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है। तो क्या ड्यूटी और टैक्स एक होता है सर? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? द आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है सर? आज जो समझ पाओगे सिर्फ वो बताऊंगा, क्योंकि हर एक दिन आपकी जानकारी क्या होती जाएगी? एनहांस। तो आज जो समझ सकते हो, टैक्स लगेगा वैल्यू पे। किस पे? वैल्यू। और ड्यूटी लगेगी वॉल्यूम पे। किस पे? वॉल्यूम। बड़ी खरीदोगे? होटल की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस पे भी लगती है ना? जितना ज्यादा बल्क में, जितना बड़ा खरीदते जाओगे उतना ड्यूटी की अमाउंट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। सिगरेट का साइज जितना बड़ा, टैक्स उतना ज्यादा। कस्टम ड्यूटी या कोई भी ड्यूटी की अगर हम बात करें, क्योंकि वहां भी एक ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वी कॉल इट एक्साइज ड्यूटी। सिगरेट्स की मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। ठीक है, हर जगह से हट गई है, सिगरेट पे बची हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सिगरेट से यार कम पिए लोग यार, वैसे ही पोल्यूशन रहता है इतना ज्यादा। टैक्सेस लगाती रहती है, डिग्रेड करती रहती है, डिस्करेज करती है लोगों को। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता यार कि हैबिचुअल कंज्यूमर कभी भी क्या नहीं होता? डिस्करेज नहीं होता प्राइस के बढ़ने से। वो कहता है मैं नहीं सुधरूंगा भाई, कुछ भी कर लो आप, मैं कुछ भी करूंगा, मैं लाऊंगा। हाँ है ना? जो हैबिचुअल होता है, आप अगर प्राइस बढ़ा के अब ये कहना चाह रहे हो ना कि वो डिस्करेज हो जाएगा उन चीजों से, वो डिस्करेज नहीं होगा। वो कहेगा मुझे चाहिए, बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो आप, बोलो ना। उसके पास नहीं होगा तो क्या करेगा? क्राइम करेगा। लेकिन लेके जरूर आएगा, हैबिचुअल है वो। इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम वहां नहीं लगता। 3 तरह के लॉ हैं, यानी कि 3 तरह के आपको क्या पढ़ने हैं? एक्ट्स पढ़ने हैं 3 तरह के, 1, 2 और 3 तरह की चीजें आपको स्टडी करनी है यहाँ पे। तो क्या मैं वापस चलूं? आप मुझे एक चीज बस छोटी सी बता दो, क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज क्लियर? हाँ या ना? क्या कहता है संविधान? संविधान कहता है कि अगर आपको, संविधान का आर्टिकल नंबर बताओ जरा।
265 क्या कहते हैं, आप यहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते, ना वसूल सकते, अगर आपके पास क्या नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं फॉर एवरी टैक्स हमें क्या चाहिए, लॉ चाहिए। लॉ चाहिए था, तो जहां लॉ होता है वहां क्या होते हैं, एक्ट होते हैं। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? अब एक सवाल आता है, सर इस लॉ के पहले आपने एक वर्ड यूज किया था और अब आप उस वर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वर्ड इंपॉर्टेंट था, हम जानना चाहते हैं। आपने एक बात कही थी, अथॉरिटी, बोलिए ना। आपने एक वर्ड बोला था, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन दिस कंट्री एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ठीक है सर, लॉ समझ में आता है, बट अथॉरिटी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हु कैन मेक्स द लॉ? अभी पढ़ा है आपने थोड़ी देर पहले, हु कैन मेक लॉ। भाई लोग, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी फिक्स नहीं करी होगी? जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि अथॉरिटी होगी, तो वो ये नहीं बताएगा कि अथॉरिटी कौन होगी? बताओ ना यार। तो वो बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में होगी कि नहीं होगी? होगी ना सर। उसके लिए आर्टिकल 245 का जिक्र किया गया। आर्टिकल 245 बताएगा अथॉरिटी कौन होगा। क्या बताएगा? अथॉरिटी कौन होगा। और आर्टिकल 245 से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं मान सकता हूं आपको आर्टिकल 245 नहीं पता होगा, बट बीइंग अ प्रोफेशनल आपको क्यों नहीं पता, ये क्वेश्चन है आपके ऊपर। फाउंडेशन में ही पता होना चाहिए था आपको ये बात, ठीक है। बट अगर नहीं पता, आज भी अगर नहीं पता, तो कब पता करोगे? कब? अभी वो तो करना है, वो तो मैं बताऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं आगे ऐसे। मेरा तो काम ही यही है, मैंने तो कहा था आपसे जान पहचान करनी है मुझे तो आज, हाँ या ना? लेकिन जान पहचान भी तो ऐसी ना, जैसे शाहरुख खान साहब हैं, नाम तो सुना ही होगा। अरे बिल्कुल सुना है सर, क्यों नहीं सुना? अब मैं ये अज्यूम कर लूं, अरे तुम्हें आता ही होगा, आइए चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, तो इनजस्टिस हो जाएगा सर, आपके साथ नहीं मेरे साथ। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, अपने साथ तो नहीं होने देता कोई भी, शायद आप भी नहीं होने दोगे, मैं भी नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो दोस्त, अथॉरिटी का मतलब, अथॉरिटी कौन होगी, ये बात कौन बताता है? 245, आर्टिकल 245 बताता है अथॉरिटी कौन होगी। मैं अभी भी उम्मीद ही कर रहा हूं आपसे कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे, मैं अभी उम्मीद ही कर रहा हूं आपसे। बताइए ना प्लीज, अथॉरिटी कौन होगी? हिंट दे देता हूं, पार्लियामेंट। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये तो पता है मेरे भाई को, उसके पहले नहीं पता क्या होता है। मेरे भाई ने कहा था एक सभा बैठती है, भाई ये कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर अलग बात कर रहा है, वो लड़का सही बोल रहा था, और तू भी सही बोल रहा है, लेकिन प्रॉपरली नहीं पता तुम्हें कुछ भी कि क्या होता है। बात समझ आ रही है? कहावत सुनी होगी, धूल में लट मार रहे हो तुम, है ना? लगा तो सही, नहीं लगा तो कोई नुकसान थोड़ी होगा, धूल में लट मारने से चोट थोड़ी लगती है। आइए समझिए, और आज के बाद आप हमेशा इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी भी। देखिए, मैंने कहा पार्लियामेंट, हमने पूछा अथॉरिटी कौन होगी, उन्होंने कहा पार्लियामेंट होगी। बच्चों से जिस दिन मैंने पूछा बताओ बेटा पार्लियामेंट का मतलब क्या है, बच्चे बोले सर क्यों हमारा टाइम खराब कर रहे हो, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लेकिन क्या मुझे आपको सारी बात बतानी है या ऊपर ऊपर से बता के निकल जाऊं? भाई लोकसभा और राज्यसभा एक स्टेट का नाम है, एक पोजीशन का नाम है, एक सिचुएशन का नाम है। पार्लियामेंट हर समय सेशन में नहीं होती है। पता चले सुबह 9 बजे पार्लियामेंट का सेशन लगा हुआ है, कल भी लगा हुआ है, परसों, ऐसे रोज पार्लियामेंट सेशन में होती है क्या? इतना तो अवेयरनेस होगा आपको कि हमारी संसद हर समय सेशन में नहीं होती। तो भाई ये बात तो तब हो सकती है ना जब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में हो। और अगर मुझे एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट पड़ जाए लॉ की, कोरोना काल में कौन सी पार्लियामेंट सेशन में थी जरा बताना? सब काम रुके पड़े थे कि नहीं रुके पड़े थे?
तो क्या उस टाइम पे देश नहीं चल रहा था, नए कानून नहीं आ रहे थे? अगर पार्लियामेंट से ही कानून आते हैं, मेरे भाई ने बोला था पार्लियामेंट के पहले कमेटी होती है, कमेटी फिर लिखती है, सिस्टम बनाती है, फिर लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा जाता है, वहां से पास होता है, प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, प्रेसिडेंट साइन मार देता है, वो एक्ट बन जाता है। क्या ये बात नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है? यानी कि जो बच्चा फाउंडेशन पास कर चुका उसको ये कहानी पता है। लेकिन मैंने आपको कहा था फाउंडेशन से ऊपर रहना है और फाइनल से नीचे। तो कुछ नई बात सीखनी है कि नहीं सीखनी है आज? बोलिए। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, देखिए साहब, अगर पार्लियामेंट सेशन है तो ऑप्शन 1 हमारे पास है, उस रास्ते से जाएंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या होगा? फिर हमारे पास एक सुप्रीम अथॉरिटी बचती है, कौन? महाराज। और महाराज कौन है देश के? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करके कोई भी लॉ बना सकते हैं। क्या करके? ऑर्डिनेंस पास करके। मेरी बात आपको समझ आई? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स आदेश, उनका आदेश पे लॉ बनाया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इमीडिएट हमें लॉ चाहिए, तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, तो प्रेसिडेंट अपनी यूनानिमस पावर का यूज करता है टू पास द ऑर्डिनेंस एंड क्रिएट द लॉ। और इसकी पावर आर्टिकल 123 प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी संविधान के नीचे है, संविधान के ऊपर नहीं है प्रेसिडेंट भी। तो प्रेसिडेंट को ये पावर कहां से आई सर? तो आर्टिकल 123 से ये पावर किसको मिलती है? प्रेसिडेंट को मिलती है। घर जाके आर्टिकल्स आप चेक करोगे, मजा आ जाएगा आज आपको क्लास का कि भाई साहब आर्टिकल पढ़ने हैं आज हमें, ये ऊपर ऊपर से कि हाँ 245 में क्या है? पावर टू मेक लॉ। 123 में क्या है? पावर टू पास एन ऑर्डिनेंस। किसको? प्रेसिडेंट को। कब? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं और हमें लॉ चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ कैसे आते हैं, तो मुझे बात पूरी करनी पड़ेगी, आधी अधूरी करूं भाई? मैं पूरी बात करूंगा ना। अब समझ गए सर? आपने कहा लॉ बनाने की पावर शुरुआत कहां से हुई? अगर टैक्स चाहिए तो लॉ बना लीजिए। सवाल आया लॉ कौन बनाएगा? तो हमने कहा हु कैन बी द अथॉरिटी? बच्चों ने कहा सर पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी। और दूसरी अथॉरिटी कौन है? आर्टिकल 123 में कौन है? हमारे प्रेसिडेंट साहब। वो ऑर्डिनेंस पास करके भी लॉ बना सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट में लॉ आता है तो कैसे आता है? पहले लोकसभा से निकलता है, फिर यहां से किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उसको साइन करके क्या बनाते हैं? एक एक्ट बनाते हैं। भाई प्रेसिडेंट जो साइन करते हैं ना जिस डॉक्यूमेंट पे, उसका नाम क्या होता है? और उसी बिल पे साइन होने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? एक्ट। तो इस बिल का नाम यहां लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है? ये सवाल आपसे है मेरा। बिल तो पता था हमें, बिल तो चूहे भी बना लेते हैं। शाबाश। क्या होता है? ड्राफ्ट। और ड्राफ्ट कहां होता है? लोकसभा से। लोकसभा से जो पास होके निकलता है वो क्या निकलता है? ड्राफ्ट निकलता है। तो लोकसभा के पहले उसका नाम क्या होता है? लोकसभा के पहले उसका नाम होता है व्हाइट पेपर। क्या नाम होता है? व्हाइट पेपर। एग्जैक्टली। ठीक है। कोरा कागज पहुंचता इधर, कुछ लिखा होता है, उस पर डिस्कशन होती है, पास हो जाता है तो ड्राफ्ट बन गया। ड्राफ्ट कहां पहुंचा? इधर से पास हुआ तो क्या बना? बिल बना। और बिल किसके पास पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो क्या बन गया? एक्ट बन गया। बोलिए ना, बात समझ आई कि नहीं आई? तो पार्लियामेंट को बोला गया भाई टैक्स, जो टैक्सेस है ना उनके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो तू अथॉरिटी है। पार्लियामेंट, यू आर द अथॉरिटी। अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, पार्लियामेंट में क्या सिर्फ आपकी रूलिंग गवर्नमेंट बैठती है? नरेंद्र मोदी जी अकेले बैठते हैं वहां पे? और भी दुनिया दहान के लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते? हाँ हुल्लड़ मचा रहता है वहां पे, पूरा बढ़िया होता रहता है कि नहीं होता? बोलो। अकेली भारत की ऐसी संसद है जहाँ जूते चप्पल पेपर वेट सब कुछ चलता है। अच्छा पेपर वेट दिया ही नहीं जाता उनको, मारेंगे फेंक के एक दूसरे को भाई साहब। हथियार का काम करेगा वो, कुछ नहीं दिया जाता अंदर, कोई हथियार नहीं दिया जाता। नहीं, तो वहां पे तो रूलिंग गवर्नमेंट एज वेल एज अपोजिशन दोनों बैठते हैं ना बेटा। तो अगर कोई लॉ बन रहा है तो उस पर डिस्कशन होगा, तभी तो वो लॉ एग्जिस्टेंस में आएगा। वो अलग बात है कि आज अपोजिशन में उतनी पावर नहीं बची, इसलिए कोई भी लॉ इजीली पार्लियामेंट से निकल के इंडिया में पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं अपोजिशन होना चाहिए, और मजबूत अपोजिशन होना चाहिए, ताकि जो चीजें गलत हो रही होती हैं उनको रोका जा सके।
अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो क्या उसे रोका जा सकता है आज की डेट में? सोचिए, रोका जा सकता है? कैसे रोकोगे? ऑपोजिशन स्ट्रांग है आपके पास, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने हमेशा एक कहावत सुनी होगी, हम हमारी हालत के खुद जिम्मेदार होते हैं। आज हमें सरकार से अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसके जिम्मेदार भी कौन है? हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही ने उतना इलेक्ट करके वहां उतना ज्यादा मेजोरिटी पार्लियामेंट में उनका डाला हुआ है। अगर बैलेंस करके रखते ना तो घबराहट रहती इनको। बोलिए ना दोस्तों। तो ये हम जब टैक्स लॉज की बात कर रहे हैं ना, तो ये टैक्स लॉज एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं? कुछ समझ आया? समझाता हूं। हमने पावर किसको दी? पार्लियामेंट को दी। हमने पावर किसको दी? पार्लियामेंट को दी। और पार्लियामेंट को दी गई सभी पावर यूनियन लिस्ट में मेंशन है। कहां मेंशन है? यूनियन लिस्ट। यानी कि पार्लियामेंट जिन जिन मुद्दों पे लॉ बना सकती है वो सभी मुद्दे यूनियन लिस्ट में गिवन है, और यहां पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉ। तो भाई यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, क्या बोल रहा हूं मैं? एंट्री, एंट्री का मतलब क्या हुआ? मुद्दा। 82 मैंने कहा था यूनियन लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या हुआ? तालिका। तो इसके अंदर क्या है? इश्यूज, जिनके ऊपर लॉ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। तो 82वें नंबर पे जो मुद्दा गिवन है ना, उस पे क्या लिखा गया है? उस पे लिखा गया है टैक्सेस ऑन इनकम। क्या लिखा गया है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन, क्या बोल रहा हूं मैं? अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया टैक्सेस के ऊपर लॉ बनाने का, जो इनकम पे लगाए जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे अधिकार पार्लियामेंट के पास नहीं है। यानी कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का राइट पार्लियामेंट को नहीं दिया गया। क्लियर हुई मेरी बात? तो आज इस देश में एग्रीकल्चर, कृषि की कमाई पे टैक्स नहीं लगता। बाकी कोई भी कमाई आपकी है, सफेद काली सब, नीली पीली, सब पे टैक्स है। क्या मेरी बात आपको समझ आती है? तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इनकम टैक्स का ओरिजिन क्या है, तो यू विल से एंट्री नंबर 82, यूनियन लिस्ट। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट एम्पावर करती है किसको? पार्लियामेंट को। क्या करने के लिए? टू मेक लॉ। किस चीज पे? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और ऊपर से हायरार्की समझ में आई कि नहीं आई? ऊपर की हायरार्की समझ आई कि नहीं आई? आर्टिकल 265 के कुछ कहानी है, फिर 245 डिफाइंड हो गया हु इज द अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी को क्या दिया गया? काम। अथॉरिटी ने अपना काम किया, लॉ बना दिया गया। क्लियर हुआ? पार्लियामेंट ने लॉ बना के, यानी कि एक्ट बना के रख लिया। लग जाएगा इस देश पे? एक्ट बना के रख दिया, लग जाएगा? क्या करना पड़ेगा भाई लोग? एक्ट बना देने भर से काम बन जाएगा क्या? चलो एक्ट का नाम तो बता दो, अब इतनी बात हो गई है तो। इनकम टैक्स एक्ट बना के रख दिया। जैसे ही प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए, काम कंप्लीट। अब क्या होगा इसका? है कोई दूसरा जवाब आपके पास? सर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा साहब? इंप्लीमेंट किया जाएगा। भाई इंप्लीमेंट किया जाएगा तो एक्ट किसके लॉकर में रखा है? प्रेसिडेंट के। और इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका है? महाराज हैं ये महाराज इंप्लीमेंट करवाएंगे किससे? बोलो, बोलो ना यार, किससे? महामंत्री। तो महामंत्री कौन है? मंत्रियों में महान कौन? अरे नाम बता दो यार, है? नाम बताओ मित्रों। हाँ, समझ में आई मेरी बात आपको? तो अब किसको पकड़ाया गया भाई इंप्लीमेंटेशन के लिए? मोदी जी। क्या मोदी जी अकेले हैं रूलिंग गवर्नमेंट में? लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कौन? नरेंद्र भाई मोदी, हाँ या ना? लेकिन इनके साथ और कौन है? इनकी कैबिनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है? महामंत्री को सपोर्ट करना। तो महामंत्री के पास बहुत सारे काम है, तो वो कौन है? वो चीफ आदमी है। उसके नीचे कौन है? उसके सपोर्टर्स, है ना? तो उनको क्या बोल दिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे नितिन गडकरी जी को काम दिया जी, आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे नितिन जी, है ना?
उसी तरीके से मैडम निर्मला सीतारमन जी को काम दिया गया, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखोगे। बात समझ आई? अब मुझे एक बात बताइए, मोदी जी के हाथ में जो लॉ था वो रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू फाइनेंस था कि नहीं था? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, तो किसको दिया जाएगा, कौन से मंत्रालय को दिया जाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो मोदी जी उसे किसे पकड़ाएंगे? निर्मला सीतारमन जी को पकड़ाएंगे। तो निर्मला सीतारमन जी लेके निकल जाएंगे उसको कि आइए मैं इंप्लीमेंट करवाती हूं? नहीं ना। नो, आपका एक्ट कहां पे पहुंच गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पहुंच गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। ये कोई एक कमरा नहीं है, ये पूरी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में क्या होते हैं? कमरे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स। तो इसके एक डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सर ये लिखवा क्यों नहीं रहो? क्योंकि सब मेरे मॉड्यूल में चार्ट्स की फॉर्म में बना हुआ है। आपको जो किताब मिलेगी उसमें साफ साफ ये मॉड्यूल में बने हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं लिखने विखने की, सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, और हैंड राइटिंग मेरी है वहां पे, साफ साफ अच्छे से लिख रखा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक किसको देखता है? डायरेक्ट टैक्सेस को, और दूसरा किसको देखता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। बेटा जो डायरेक्ट को देखता है उसका नाम है सीबीडीटी। क्या नाम है? सीबीडीटी। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखता है उसका नाम है सीबीईसी। उसका नाम क्या है? सीबीईसी। अब सीबीईसी नाम बदल के क्या रख दिया? सीबीआईसी, क्योंकि ई स्टैंड्स फॉर एक्साइज ड्यूटी। नो, एक्साइज तो लगती नहीं है। अब हमारे देश में क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो उसको नाम बदल के क्या कर दिया? सीबीआईसी। आई बात समझ में? तो ये गवर्नेंस कैसे होता है, किसी भी लॉ को गवर्न कैसे किया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम टैक्स की गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है, किसकी जिम्मेदारी है इनकम टैक्स को चलाना? जीएसटी को चलाना किसकी जिम्मेदारी है? सीबीआईसी। अब सीबीडीटी चलाएगा तो कोई दिक्कत आएगी तो रिपोर्ट किसे करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को दिक्कत आएगी तो किसे रिपोर्ट करेगा? और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कोई प्रॉब्लम होगी तो रिपोर्ट किसे करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ या ना? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर प्रॉब्लम होगी तो किसे रिपोर्ट करेंगे? महाराज, प्रेसिडेंट, महामहिम। पिक्चर क्लियर हुई कुछ? हो गई? एग्जिस्टेंस समझ में आ गया इस लॉ का? क्लियर? यहां से लॉ शुरू नहीं होता, ये बैकग्राउंड पढ़ा है आपने इसका। बैकग्राउंड पूरा हो गया, क्लियर हो गया? बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज डन, राइट? अब आप एक काम कर सकते हो, अब आप इसमें एंट्री ले सकते हो। नाउ यू कैन स्टार्ट द चैप्टर्स। ठीक है? अब एक बात बताइए, हम एक नई जगह पे एंट्री ले रहे हैं। लेट सपोज एक नए देश में जा रहे हैं और वहां की भाषा हमें नहीं आती, तो क्या वो भाषा पहले सीखोगे? सुना होगा आपने आईलेट्स, पीटीई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कनाडा जाना है तो ये सब होना चाहिए अपने पास। बोलो ना यार बच्चों। अगर मैं यहां से बिहार जा रहा हूं और मुझे मैथिली नहीं आती तो क्या मैं वहां लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मुझे पंजाब जाना है, मुझे पंजाबी ना पढ़नी आती ना लिखनी आती, और वहां रहने लग जाऊं जाके, तो क्या पंजाबियों के साथ बातचीत कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा भाई, है ना? तो क्या मुझे बेसिक वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी? आप टैक्स पढ़ने जा रहे हो तो क्या बेसिक वोकैबुलरी पढ़नी है? अगली पूरी क्लास बेसिक वोकैब पे होगी, यानी कि इस पूरे के पूरे एक्ट्स में हम हमारे सिलेबस में जो वर्ड्स यूज करेंगे उनके मतलब क्या है। जैसे जब आप बचपन में अकाउंटिंग पढ़ने आए थे ना, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, है ना? तो इसको पहला चैप्टर कहते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टैक्स लॉज। ये दोनों में काम आएगा आपको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों में। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। कोई डाउट हो तो पूछ लो। आज यहीं रोक रहे हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। ठीक है? थैंक यू गाइज।